नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, सह आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैं आज प्राचीन भारत का इतिहास से चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में बात करूंगी। ये तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य प्रथम महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। मौर्य काल में ही सबसे पहले भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। मौर्य काल से संबंधित सोर्सेज की यदि हम बात करें तो हमें विपुल प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत इस काल से संबंधित मिलते हैं। मौर्य इतिहास को जानने के जो स्रोत उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्रमुख और विश्वसनीय स्रोत हैं अभिलेख। अभिलेखीय स्रोतों में अशोक के अभिलेख बड़ी संख्या में मिलते हैं और मौर्य काल का इतिहास जानने के सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत हैं। अशोक के अभिलेखों में 14 बृहद शिलालेख, 7 स्तंभलेख, 3 लघु स्तंभलेख, 3 गुहा अभिलेख प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैं बैराट के लघु शिलालेख का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी क्योंकि ये जयपुर के पास बैराट से मिला है। इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। हालांकि उन्होंने गलती से इसका नाम भाबरू लिख दिया है जो कि बैराट से 20 किलोमीटर दूर है। वैसे इसका सही नाम बैराट ही है। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की निष्ठा प्रकट होती है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है, वहां के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला और लमगान जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से प्राप्त अभिलेखों की लिपि अरेमाइक है। एक अभिलेख कंधार से मिला है जो कि द्विभाषीय है, जिसकी भाषा यूनानी और अरेमाइक दोनों ही है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों की यदि हम बात करें तो ये भी हमें पर्याप्त उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंदपनु, महाबोधि वंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प प्रमुख है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन मुख्य है। अन्य साहित्यिक ग्रंथों में विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हण की राजतरंगिनी, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है। साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त का मुख्य परामर्शदाता और प्रधानमंत्री था और उसका ये ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। यह ग्रंथ संस्कृत गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है और 15 खंडों और 180 अध्यायों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त या अन्य मौर्य शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है उसकी पुष्टि मेगस्थनीज की इंडिका से होती है। अब हम मेगस्थनीज की इंडिका की बात करें। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जिसे सैल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और उसका ग्रंथ इंडिका मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण विश्वसनीय जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों ने अपने वर्णनों में उसे अनेक जगहों पर कोट किया है और उनसे हमें पता चलता है कि मौर्य काल के बारे में मेगस्थनीज ने
काफी जानकारी उपलब्ध कराई है। मौर्य काल से संबंधित पुरातात्विक स्रोतों की यदि हम बात करें तो मौर्यकालीन अनेक स्थलों का जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ है उनमें पटना के पास कुम्हर और बुलंदी बाग से मौर्य काल के भव्य राजप्रासाद के अवशेष मिलते हैं और मेगास्थनीज के वर्णन से मेल खाते। इसी प्रकार राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला आदि स्थानों से उत्खनन जो हुआ है उससे हमें पता चलता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या एनबीटी पात्र लगभग संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रयुक्त होता था। मौर्य काल से संबंधित जानकारियों में मुद्राओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें मौर्य काल की अनेक रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और ये जो रजत मुद्राएं हैं इनकी पहचान संपूर्ण भारत से प्राप्त आहत या पंचमार्क मुद्राओं से की जाती है। इनमें से कुछ मौर्य युग से पहले की है, कुछ मौर्य युग की है और कुछ मौर्योत्तर युगीन यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। आहत सिक्कों पर किसी शासक का नाम नहीं मिलता और कोई तिथि नहीं मिलती। इनमें से अधिकतर सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु, पक्षी आदि जैसे प्रतीक चिन्हों को पंच किया हुआ है। और जहां तक मौर्य द्वारा प्रचलित सिक्कों की बात है तो इन पर मेरू, चंद्र और मयूर चिन्ह को पंच किया हुआ है और इनसे हमें स्पष्ट होता है कि ये मौर्य काल में ही जारी किए गए थे। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यद्यपि उसने 24 वर्ष ही शासन किया लेकिन काफी महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की, इसलिए उसकी गिनती भारत के महानतम शासकों में की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। यूनानी लेखकों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने उसे सैंड्रोपोटस कहा है जबकि प्लूटार्क ने उसे एंड्रोपोटस कहा। विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण 1793 में चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में भी हमें निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुराणों और मुद्रा राक्षस में उसे शूद्र कहा गया है और बौद्ध ग्रंथों में उसे क्षत्रिय कहा गया है। राधाकांत मुखर्जी और राय चौधरी ने उसे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के पास पिपली वन के मौर्य नामक क्षत्रिय जाति का सदस्य बताया है। और कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि मौर्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके राज्य में मयूरों या मोरों की एक बड़ी संख्या थी। मौर्य जाति से संबद्ध होने के कारण चंद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों को भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म तिथि के बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। यूनानी साक्ष्यों के अनुसार चंद्रगुप्त की 326 ईसा पूर्व में सिकंदर से मुलाकात हुई थी और उस समय वह युवक था, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद उसका जन्म 350 ईसा पूर्व के आसपास हुआ हो। बौद्ध ग्रंथों से उसके आरंभिक जीवन की जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के प्रधान थे और जब चंद्रगुप्त अपनी मां के गर्भ में था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां सुरक्षित स्थान की तलाश में पाटलिपुत्र पहुंची जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक गौशाला में छोड़ दिया गया
और एक गोपालक ने उसका पालन पोषण किया था। बाद में गोपालक ने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में नेतृत्व और राजत्व के गुण देखे और उसने 1000 काश्यपण देकर चंद्रगुप्त को उसके शिकारी संरक्षक से खरीद लिया था। चाणक्य के बारे में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार नंद राजा ने उसका अपमान कर दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए वो एक प्रतिभाशाली युवक की तलाश में था और उसने चंद्रगुप्त में इस प्रकार के गुण देखे। उसे वह अपने साथ तक्षशिला ले गया और वहां उसे समस्त विद्याओं की शिक्षा दिलाई। चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात के बारे में भारतीय ग्रंथों में बहुत सारा वर्णन मिलता है और इन्होंने मिलकर के किस प्रकार यूनानी शासन का अंत किया और मगध में नंद शासक के साथ युद्ध करके उसके स्थान पर मौर्य वंश की नींव रखी। तो सबसे पहले जब हम चंद्रगुप्त की उपलब्धियों की बात करते हैं तो इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब सिंध को जीता या मगध को। और यूनानी लेखकों के वर्णन और बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो भी वृत्तांत मिलते हैं उसके आधार पर इतिहासकारों ने यह विचार व्यक्त किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब सिंध के क्षेत्र में विदेशी यूनानियों के शासन का अंत किया और उसके बाद में मगध में नंद वंश का उन्मूलन किया। इस संदर्भ में जस्टिन का विवरण भी यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गले से दास्ता का जुआ उतार फेंका और इस मुक्ति का सृष्टा सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे पहले एक सेना का गठन किया और जस्टिन के वर्णन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने चारों ओर लुटेरों का एक गिरोह जमा किया। मैक्किंडल ने लुटेरे शब्द से अर्थ लगाया है कि उस समय जो पंजाब में गणतंत्रात्मक राज्य थे उनकी जातियों को राजा रहित जातियां कहा जाता था और यही संभवतः जस्टिन द्वारा वर्णित लुटेरी जातियां थी। इस सेना के लिए धन की आवश्यकता भी थी तो चाणक्य ने चांदी के नकली काश्यपन बनवाए और इस प्रकार से सैनिकों की भर्ती की गई। परिशिष्ट पर्वन से जानकारी मिलती है कि इस समय उन्होंने हिमालय पर्वत प्रदेश के एक राज्य के राजा पर्वतक से मैत्री संधि की और F.W. टॉमस ने पर्वतक की पहचान राजा पोरस से की है जिसने बड़ी बहादुरी से सिकंदर का सामना किया था। इस प्रकार एक सेना का गठन करके और पर्वतक के साथ मैत्री करने के पश्चात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत क्षेत्र में यूनानी क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध का आरंभ कर दिया। जस्टिन के वर्णन से ऐसा पता चलता है कि यूनानी गवर्नरों की हत्या कर दी गई। इस समय चंद्रगुप्त की सफलता में पंजाब और सिंध की परिस्थितियों काफी योगदान रहा। इस समय वहां के जो स्थानीय लोग थे उनमें यूनानी शासकों के खिलाफ गहरा असंतोष था और सिकंदर के जाने के पश्चात यहाँ निरंतर विद्रोह हो रहे थे। भारतीय विद्रोहियों ने पहले तो क्षत्रप फिलिप की हत्या 325 ईसा पूर्व में की। बाद में क्षत्रप
निकानार की भी हत्या 326 ईसा पूर्व में कर दी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब और सिंध के यूनानी प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई और इससे चंद्रगुप्त का कार्य आसान हो गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिकंदर के भारत लौटने और सिकंदर की मृत्यु के बीच के अंतराल के 2 वर्षों में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति से और सैनिक गतिविधियों से इस पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र में यूनानी शासन को निर्बल बना दिया होगा। और सिकंदर की मृत्यु के बाद 321 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के सेनापतियों ने साम्राज्य का बंटवारा किया तो उसमें सिंधु नदी के पूर्व का भारत का कोई भी भाग यूनानी साम्राज्य का अंग नहीं माना गया था। इससे स्पष्ट होता है कि 321 ईसा पूर्व में यूनानियों ने भारत की स्वतंत्रता को, जिसे चंद्रगुप्त ने लगभग 323 ईसा पूर्व या 321 ईसा पूर्व से पहले हर हालत में प्राप्त कर लिया था, उसे स्वीकार कर लिया था। यानी चंद्रगुप्त इस समय तक पंजाब और सिंध में अपनी सफलता अर्जित कर चुका था।